नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। ईरान मोर्चे पर मिली करारी हार से बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी साख बचाने के लिए एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा रहे हैं। ट्रंप कल ही अमेरिकी सेना को खाड़ी में अब तक के सबसे बड़े हमले का आदेश दे सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है, कहा जा रहा है। सुपर पावर अमेरिका की साख इस वक्त दांव पर लगी हुई है, लेकिन ईरान के आगे ट्रंप की एक भी नहीं चल पा रही है। खाड़ी के समंदर में ईरान की खूंखार सेना ने अमेरिकी गुरूर को धूल चटा दी। अपनी खोती हुई सियासी जमीन और साख को बचाने के लिए ट्रंप अब तड़प रहे हैं और इसी बौखलाहट में वो मिडिल ईस्ट को महायुद्ध की आग में झोंकने की तैयारी भी कर चुके हैं। ट्रंप ईरान पर हमले का कैसे प्लान बना रहे हैं और इसके क्या संकेत मिल रहे हैं, अब आपको वो बताते हैं। तो सेंटकॉम प्रमुख ने ट्रंप को बड़े हमले का ब्लूप्रिंट सौंप दिया है। ईरान पर 10 से 14 दिनों तक भीषण हवाई हमले का प्रस्ताव उसमें रखा गया है। ईरानी हमलों में 4 सैनिकों की मौत के जवाब में सैन्य कार्रवाई का यह प्लान तैयार किया गया है और यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप की ईरान को अब तक की यह सबसे बड़ी बमबारी की वार्निंग है। ईरान को समझौते के लिए मजबूर करना अमेरिका का उद्देश्य है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब तक ईरान नहीं झुकता है, अमेरिकी हमले होते रहेंगे। ईरान की नौसेना और वायुसेना को एक बड़ा नुकसान हुआ। ट्रंप हमलों से ईरान की सैन्य क्षमता करीब करीब खत्म हो चुकी है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का मानना है। ईरान पर हमले से पहले अमेरिकी वायुसेना का मूवमेंट बढ़ गया है और अमेरिकी KC-135R टैंकर्स ने तेल अवीव से उड़ान भरनी शुरू कर दी है। फारस की खाड़ी और यूएई के ऊपर काफी ऊंचाई से गश्त हो रही है। बड़े सैन्य अभियान से ठीक पहले ऐसी ही गश्त पेट्रोलिंग होती है। रिफ्यूलिंग टैंकर्स की उड़ान की जा रही है और ईरान के काफी अंदर तक B-2 बॉम्बर से हमले की तैयारी है, यह बताया गया वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से। लेकिन ट्रंप शायद भूल रहे हैं कि सामने ईरान है। अमेरिकी हमलों की आशंका को देखते हुए ईरानी सेना ने भी अपनी कमर कस ली है। डिफेंस एक्सपर्ट्स की अगर माने तो ट्रंप इस फैसले से सीधे सीधे यमराज को दावत दे रहे हैं। अब इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं विंग कमांडर आलोक सहाय, लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, फिरोज मीठी बोलवाला जी भी हमारे साथ होंगी और प्रदीप कपूर थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे। विंग कमांडर आलोक सहाय जी, क्या ये नई तैयारी अब अमेरिका की तरफ से की जा रही है? क्या वो सच में ईरान के अंदर घुस करके इतने बड़े हमले को अंजाम दे सकता है? मुझे लगता है कि अमेरिका एक बड़ा आक्रमण करेगा बहुत जल्दी ही, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं होगा। मे बी जस्ट वन वेव, क्योंकि अमेरिका की हालत बहुत ही अभी टाइट है। उसके पास थार्ड और पैट्रियट की इतनी ज्यादा कमी हो गई है कि यहाँ तक अब बात आ रही है कि कुवैत से वो सेना अपनी हटा रहा है। कुवैत ने बोला है नहीं हटाने के लिए, कुवैत बल्कि और एयर डिफेंस मांग रहा है, जो अमेरिका देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अमेरिका के पास अभी थार्ड जो है वो कुल करीब 275 से थोड़े से ज्यादा बचे हुए हैं और जो पैट्रियट मिसाइल है वो 470-75 के आसपास बची हुई है, जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही है इंटरनेशनल मैगजीन्स में। तो ऐसे में अमेरिका के पास एक बहुत ही कठिन चुनौती का समय है कि अगर वो वार को एस्केलेट करता है तो अमेरिकी जो ईरानियन अटैक्स होगा उसको वो रोक नहीं पाएगा, और जब ईरानियन अटैक्स को रोक नहीं पाएगा तो अमेरिका की बहुत ज्यादा क्षति होगी। इसीलिए वो चाहता है कि अगर वो आक्रमण करे तो उसके पहले मिडिल ईस्ट से अपने सैनिकों का बचाव करने के लिए वहां से कुछ सैनिकों को दूसरे जगह विस्थापित किया जाए।
ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि वो यूरोप में कुछ अपने सेंटर्स को शिफ्ट करने की का प्रयास कर रहा है, ऐसा सोच रहा है। तो अब यही देखना है कि क्योंकि ईरान के आक्रमण को अमेरिका रोक नहीं पाएगा मिडिल ईस्ट में अभी, उसके पास इतने पर्याप्त एयर डिफेंस नहीं है। अ, यही नहीं, एयर डिफेंस की इतनी कमी हो गई है कि इसका असर रूस यूक्रेन युद्ध पर भी पड़ रहा है। आप देखिए कि यूक्रेन के ऊपर में जो ड्रोन से ज्यादा हमले हो रहे थे, अब ज्यादा मिसाइल से हमले रूस कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि यूक्रेन के पास भी अब मिसाइल्स जो है, इंटरसेप्टर मिसाइल्स की भारी कमी हो जाएगी, क्योंकि उसको न यूरोप से उतना मिलेगा, न अमेरिका से मिलेगा। तो ये ग्लोबल शॉर्टेज हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका करेगा भी तो सिर्फ एक आक्रमण होगा, भयंकर भीषण, और सिर्फ एक वेव होगा, और उसके बाद किसी न किसी बहाने से अमेरिका थोड़ा बैकफुट पाएगा, हाँ। और अभी युद्ध जो है कुछ दिनों के लिए थम जाएगा। जी हाँ, ठीक है, एक एक रिपोर्ट हम बता रहे हैं कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल, प्रदीप कपूर जी क्या कह रही है कि अमेरिका की तैयारी बढ़ी है। एक रिपोर्ट और सामने हमने अपने दर्शकों के साथ भी साझा की थी, अपने पैनल के साथ भी हमने डिस्कशन किया था कि दूसरी तरफ पेंटागन ये कह रहा है कि उन्हें और हथियारों की आवश्यकता है, इसलिए वो 18.5 अरब डॉलर पैसों की डिमांड कर रहे हैं। और अचानक से ये आपातकालीन डिमांड है, इमरजेंसी डिमांड है कि हमें ये चाहिए ही चाहिए। एक तरफ पेंटागन कह रहा है हथियार नहीं है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब हम फिर से लड़ने के लिए तैयार हैं और एक बड़ा हमला कर सकते हैं। अब ये दोनों ही एक दूसरे के साथ फिट तो नहीं बैठती, अपोजिट है दोनों की दोनों रिपोर्ट्स। अब इसमें से सच क्या? हाँ मीनाक्षी जी तो देखिए, मीनाक्षी जी, जी प्रदीप जी से जी आती हूँ सर मैं हाँ उसके जी, बाद। जी हाँ, जैसे आपने भी डिस्कस किया है और बाकी जो पैनलिस्ट हैं वो भी कह रहे हैं, इस समय पे जो हालात, मैं यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में हूँ, तो अभी यहाँ पर तैयारी चल रही है इलेक्शन की नवंबर में। तो मीन्स डोनाल्ड ट्रंप की दृष्टिकोण से ये देखना है कि हमको ये युद्ध किस तरह खत्म करना है और कितनी जल्दी खत्म करना है, क्योंकि हमको ये अभी इस समय पे डिस्ट्रैक्शन हो गया है, डिसरप्शन हो गया है, डाइवर्शन हो गया है बहुत जबरदस्त। अगर इकोनॉमी में भी ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ पर काफी हद तक, गैस प्राइसेस फिर बढ़ने लग गए हैं जो पेट्रोल के हैं, अभी कंट्रोल में आए थे, नियंत्रण में आए थे, बट फिर अब बढ़ने लग गए हैं। जो इन्फ्लेशन है, अभी हम जब ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी जाते हैं तो प्राइसेस काफी हद तक बढ़ चुके हैं, बहुत काफी बढ़ गए हैं। मींस बहुत एक्स्ट्रा बिल्स आने लग गए हैं, जो पहले बहुत कम आते थे वो अभी बढ़ गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है जैसे, वो भी लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अभी पेन पॉइंट जो है लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया है, जो आगे काफी टाइम तक सीमित था। तो एक तो ये दृष्टिकोण हो गया। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि जो ईरान में इस समय पे हालात हैं अंदरूनी, वहां पर की भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जहां पर मैं रह रहा हूँ, यहाँ पर बहुत लोग हैं ईरानी नस्ल के, और वो कहते हैं कि अंदरूनी हालत इतनी बिगड़ गई है वहां पर अभी, क्योंकि डेली एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं और वो भी पब्लिक एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं। ये भी नहीं कि कहीं पे छुपे तरीके से हो रहे हो, पब्लिक में कर रहे हैं। तो उससे जो घृण पैदा हो रहा है लोगों के दिल में, दिमाग में, जो नफरत पैदा हो रही है रजीम की तरफ, वो बहुत बढ़ती जा रही है। तो बाकी वहाँ की इकोनॉमी तो बहुत हद तक इन्फ्लेशन के कारण और बाजार इकोनॉमी के कोलैप्स के कारण वहां पर कोलैप्स कर चुकी है। तो इंटरनल अब वार्निंग्स शुरू हो गई हैं बहुत सारे राइटर्स से, बहुत सारे पॉलिटिशियंस से, कि ईरान एकदम कोलैप्स के वर्ज पे है, ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, क्योंकि उनकी इकोनॉमी को अब संभालना उनके लिए भी मुश्किल होते जा रहा है। वो बहुत ज्यादा वो हार्ड लोग थे जो रूलर्स, IRGC वगैरह, तो उन्होंने बहुत ज्यादा वहां पर वो किया है, जो हर देश ह्यूमन की सर राइट्स कहीं का ना कहीं मतलब तैयारी violations। होती है, एक तो वो कूटनीतिक प्रेशर बना हाँ, करके। तो उसमें जो बमबारी जी की बात है वहां हाँ पर ठीक है, ये यहाँ पर काफी हद तक डिप्लीशन हुआ है स्टॉक्स का, और रडार कैपेसिटीज काफी रिड्यूस हुई हैं। बट अमेरिका की जो शक्ति है और जो ताकत है, क्योंकि ये एक आइलैंड की तरफ से देखिए, बहुत बड़ा आइलैंड जैसे है, तो इसको लैंड पे अटैक करना तो खाली ये लोन वुल्फ अटैक्स टाइप हो सकते होते हैं। एक टाइम जब पर्ल हार्बर अटैक हुआ तो जापान ने किया था लैंड पे, तो उन्होंने फिर न्यूक्लियर बम वहां पर फेंके थे। तो अब अगर ईरान के ऊपर भी कुछ ऐसे उनको धमकी आएगी कि ट्रंप के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ और ऐसा खतरा है,
तो फिर से वो कुछ अजीब सा स्टेप ले सकते हैं, नहीं तो बहुत बड़े तरीके से एक टाइम अटैक करेंगे जरूर ईरान को, ताकि थोड़ी देर तक थोड़ी बहुत कंट्रोल में रहे ईरान, फिर वापस वहां पर उनके बेसिस पे उनके जो गल्फ कंट्रीज हैं। बट दूसरी तरफ से गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज में अब थोड़े से और एक्टिव होते जा रहे हैं, जैसे सऊदी अरेबिया का हमने देखा, अब कतार और टर्की और ये सारे कंट्रीज भी बोलने लग गए हैं ईरान के खिलाफ। तो जो पहले एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट ईरान की जो मेन स्ट्रेंथ है वो है चीन, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, क्योंकि चीन उनको कंटिन्यूअसली सपोर्ट करते जा रहा है, और रशिया की इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है सपोर्ट करने की, खुद यूक्रेन में लड़ाई लड़ रहा है। तो जब तक चीन का सपोर्ट किसी तरह नहीं रोक सकती अमेरिका, तब तक ईरान को, जैसे पाकिस्तान को भी फेलिंग स्टेट से बचा के रखा हुआ है चीन ने और यूएस ने, वैसे ईरान को भी फेल्ड और फेलिंग स्टेट से बचा के रख रही है चीन और बाकी कुछ पार्टीज उनके जो सपोर्टर्स हैं। बट अंदरूनी हालात वहां पर बहुत ही खराब है, तो दोनों तरफ। अब आगे में भी आपसे इस पर और चर्चा करें, लेकिन फिरोज मीठी बोलवाला जी, अगर कोई ऐसी रिपोर्ट आती है, फिर चाहे वो द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से आए या फिर कहीं से भी आए, उसे लेकर के कहीं ना कहीं ईरान सतर्क तो होता होगा, वो अपनी तैयारियां भी तो शुरू करता होगा। अनम्यूट करिएगा। सॉरी जी, मैं पहले थोड़ी स्टेटिस्टिक देता हूं अमेरिकन मीडिया से। ट्रंप ने ये 106 बार बोला है वी हैव डिफीटेड, 95 टाइम्स बोला डिस्ट्रॉयड ईरान, 88 टाइम्स बोला ईरान डील इज इमिनेंट, 75 टाइम्स बोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ओपन। तो ये जो बेवकूफ़ी चलती रहती है ट्रंप की, यही फिर ये अमेरिकन मीडिया, फॉक्स न्यूज़, न्यूयॉर्क टाइम्स, सीएनएन, ये जो सब न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट ऑलिगार्क्स की मीडिया है, उसी में ये सब चलता है। दूसरा कि एक्चुअली ट्रंप डेस्परेट है, वो एक एग्जिट के लिए देख रहा है। इसलिए जैसे हमारे पहले के मिलिट्री साहब ने बताया, और उन्होंने बहुत सेंसिबल बात की कि ट्रंप इसलिए ज्यादा बमबारी कर रहा है ताकि वो एक बार से बताए भाई मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, अभी मैं घर जा रहा हूँ। ओके, क्योंकि मिड टर्म्स का जो इलेक्शन आ रहा है, उसमें अभी की जो रिजल्ट्स दिख रहे हैं कि एक्चुअली 6 सीट पूरा उल्टा होगा, 53-47 डेमोक्रेट्स के फेवर में, और इवन इन द कांग्रेस तो बड़ा गेन्स डेमोक्रेट्स के होने वाला है। इसके 3 कारण हैं। एक तो इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, दूसरा है कि ईरान वॉर, सबको पता है कि नेतन्याहू के लिए ट्रंप को एप्स्टीन फाइल से ब्लैकमेल करके झोंका है, और तीसरा है इसराइल के लिए बढ़ते हुआ घृणा नफरत के पोस्ट 9/11 में $8 to $9 ट्रिलियन, ब्राउन यूनिवर्सिटी के फिगर है, $8 to $9 ट्रिलियन का खर्चा इसराइल के पीछे किया है, जिसमें अमेरिका को फायदा नहीं, और इसराइल एक जेनोसाइडल वॉर क्राइम्स रोग स्टेट बनकर दुनिया में सामने आया है। जहां तक ईरान के बारे में है कि ये जो शाह वाले बैठे रहते हैं लॉस एंजलिस में, ईरानी, उनको ईरान के बारे में कुछ पता नहीं है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ जहां 4 करोड़ लोग सड़क पे आ गए थे अयतुल्ला खामेनी के जनाजे के लिए। 5 दिनों में वो जनाजा चला, 4 to 4.5 करोड़ लोग सड़क पे आ गए थे। ईरान कोलैप्स होगा, ईरान वीक है, ये हम लोग 47 साल से ऐसे बातें सुन रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ईरान की जनता पहले से ज्यादा इकट्ठा हुई है, और जो लोग मोसाद के लिए, सीआई के लिए काम कर रहे हैं, जो भी ट्रीजन करेगा, सेडिशन करेगा, ईरान को बिट्रे, उसको तो पकड़ के कोई भी देश ये काम करेगा। उसके साथ ये भी एक अच्छा हुआ है कि सऊदी ने अभी इराक पे भी हमला किया है, सऊदी ने अभी यमन पे भी हमला किया है। तो ये 2 बड़ी ताकतें अभी ईरान के साथ आएगी। अभी तक ईरान लगभग अकेला लड़ रही थी, मगर सऊदी का जो इनह्यूमन ब्लॉकेड है यमन पे 2014-15 से, जिसमें 5 लाख यमनी मरे हैं, वो अभी ये अंसारुल्लाह, ये सऊदी जो फालतू डिक्टेटोरियल कंट्रीज है, सबके सब वैसल कंट्रीज है, ये सब अमेरिका इजराइल के प्रॉक्सी है, ये सबके सब राजा में कोई इलेक्शन नहीं होता। वो तो हम लोग बोलते हैं इनको मॉडरेट बोलते हैं, जहां एक इलेक्शन का नाम नहीं है, सब अमेरिका के दलाली करते हैं, सब अमेरिका के बेसिस पे देश चलते हैं। अभी एक टाइम आ गया जब अमेरिका के बेसिस वहां से हटेंगे। कुवैत, कतर, यूएई की रिपोर्ट्स आ रही है, जॉर्डन में तो लोग सड़क पे आ रहे हैं, अमेरिका के बेसिस से हटेंगे और राजा को बचाएगा कौन। उसके साथ हमें ये भी पता चला कि अभी अमेरिका अपनी जेट फाइटर्स को यूके और बेलग्रेड और सब जगह शिफ्ट हो रहा है, कि उनको पता है कि इस भी सेफ्टी नहीं है। उसके साथ ट्रंप ने अभी ये जो गाजा पीस प्लान, ट्रंप पीस बोर्ड, जो 1 साल से हम लोग सुन रहे थे, और इजराइल सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू को विड्रॉ करना है तो वो हारेगा इलेक्शन में, और अगर नेतन्याहू ने विड्रॉ नहीं किया तो ट्रंप को और एक तमाचा मिलेगा नेतन्याहू की तरफ से। तो उन लोग के आपस के भी ये सब प्रॉब्लम्स सामने आ रहे हैं। मगर इतना बता दूं कि ईरान स्ट्रॉन्गर देन बिफोर है, रशिया का भी सपोर्ट है, चीन का भी सपोर्ट है,
ये तीनों महाशक्तियां बन चुकी है। अब्बास अरागची जो फॉरेन मिनिस्टर है, वांग यी, सर्गे लैवरोव और अब्बास अरागची दुनिया के 3 टॉप फॉरेन मिनिस्टर्स में से है। और अब्बास अरागची ने क्लियर कट बोलता है कि अमेरिका कोई सुपर पावर है नहीं। वो सुपर पावर देख दिया कि 4 दिन में जब ये जंग 28 फरवरी को चालू हुई। बिल्कुल, लेकिन ये अगर इस तरीके से बड़े बड़े दावे लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु जी कर रहे हैं, हालांकि दावे तो बहुत कुछ किए गए हैं, ये बिल्कुल मीठी बोलवाला जी सही कह रहे हैं, कई सारे दावे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए हैं, लेकिन अगर हमले का दावा किया जा रहा है क्योंकि नेतन्याहू अभी विजिट करके आए हैं अमेरिका से, तो क्या हो सकता है कि कल बड़े हमले हो जाए? नमस्कार, जय हिंद। मीनाक्षी, देखिए, जब भी नेतन्याहू अमेरिका होके आते हैं तो उसके बाद या इनकी बातचीत होती है, उसके बाद हमले होते हैं और भीषण हमले होते हैं। देखिए, अमेरिका ऑल आउट वॉर करना चाहता है, लेकिन ईरान वॉर ऑफ आइटरेशन लड़ना चाहता है। और अब ये जो लड़ाई है अलाइज वर्सेस अलाई की हो गई है, क्योंकि आप देखिए तो जब एक गलती से कहिए या जानबूझ के कीजिए, कैस्पियन सी में एक ईरानी जहाज पर यूक्रेन से हमला हुआ और जैसे ही ईरान की तरफ से धमकी आई, उस समय यूक्रेन ने माफी मांग ली। अब ये जो कह रहे हैं कि अगर हमला होता है, ऑल आउट वॉर होता है, तेहरान पे अगर हमले होते हैं, उसका बिजली काटा जाता है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया जाता है, तो खाड़ी देशों में चाहे सऊदी का घावर एयरफील्ड हो या कुवैत की सिट्रा रिफाइनरी हो, यहां तक कि इजराइल हो, वो भी हमले की जद में रहेंगे। देखिए, आप आते हैं F-35 से बॉम्ब गिराते हैं 1000 किलोमीटर की दूरी से और चले जाते हैं। आप इस तरीके से वॉर नहीं जीत सकते हैं। और इसीलिए बार बार देखिए, अभी जो सऊदी अरेबिया है उसने 13 देशों के साथ मिलकर एक नौसैनिक गठबंधन बनाने की कोशिश की है ताकि बाब अल मंदेब को खुला रखा जाए, क्योंकि हूती जो है वहां पर उन्होंने पूरी तरीके से चोक कर दिया है। तो यानी बाब अल मंदेब चोक हो गया, हॉर्मुज चोक हो गया, और जिस तरीके से ये लड़ाई बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हमें दिख रहा है। इसके अलावा देखिए, एक और चीज आपने देखी, 3-4 दिन से जो मोरक्को से लोग स्पेन में पहुंच रहे हैं, वो भी एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत है, क्योंकि स्पेन एक अकेला देश था जिसने अमेरिका को क्लियरली मना कर दिया था कि इस युद्ध में हम आपका साथ नहीं देंगे, आप हमारे बेसिस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप देखिए किस साजिश के तहत वहां पर लोगों को भेजा जा रहा है। तो जो खाड़ी का युद्ध है, ये सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं है, ये बढ़ रहा है। जहां तक मिड टर्म इलेक्शंस की बात है, तो प्रदीप सर यहाँ बैठे हैं, वो समझेंगे कि एक ऐसा ग्रुप है जिनको हम रेड जोन कहते हैं, जो कि कट्टर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर ईरान के हालात हम देखें तो ईरान में रोज रात को लोग सड़कों पे आ रहे हैं। जिस दिन से देखिए पहला हमला हुआ है उससे आज तक रोज रात को लगातार वहां के लोग वेस्टर्न मीडिया के इस नैरेटिव को झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर कोई भी बगावत हो रही है। इसका मतलब यह है कि जो कंट्रीज हैं, उनकी जो आम जनता है, वो अपने देश में अपने जो हुक्मरान है उनके साथ खड़ी है। जॉर्डन में जब हमला हुआ था तो जॉर्डन की तरफ से इंफॉर्मेशन ईरान को दी गई थी। और एक बात मैं आपको याद दिला दूं, जब 1979 में होस्टेस क्राइसिस हुआ था, जब 444 दिन तक अमेरिकी राजदूतों को पकड़कर ईरान ने रखा हुआ था, तब ईरान से पार अमेरिका नहीं पार पा सका था। तो इस समय तो ईरान बहुत मजबूत स्थिति में है। और ये मैं इसको एक चीज कहूंगी कि देखिए, ऐसा नहीं है कि वहां पे अंदरूनी हालात बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, किसी भी देश में नहीं होते हैं, क्योंकि हर देश में एक ऐसा तबका होता है जिसके अपने क्राइसिस होते हैं और जो रेसिस्ट कर रहा होता है चीजों को। लेकिन जहां तक राष्ट्र की बात आती है तो लोग एक झंडे के नीचे एकजुट होते हैं, और ईरान की सबसे बड़ी ताकत यही है। और इस समय जिस तरह के बयान भी ईरान से आ रहे हैं वो यही है कि हम ये जीत चुके हैं। अब वो किस बेसिस पे कह रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन वॉर ऑफ आइट्रेशन इसको करने की ईरान कोशिश करेगा, क्योंकि जैसे ही अमेरिका उस पर हमला करता है, ऑल आउट वॉर होता है, और जैसे न्यूक्लियर जो उनके ठिकाने हैं उस पर हमला करने की कोशिश करता है, आप देखिएगा सबसे पहला हमला ईरान की तरफ से डिमोना पे होगा। सऊदी अरेबिया के जो रिफाइनरीज हैं, मैंने कहा, इन सब के बीच में हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए मैम कि ये 14 देश किस तरीके से गठबंधन बना करके सामने आ रहे हैं। तो एक तरफ ये धमकी दी जा रही है कि एक बड़ा हमला हम कर देंगे, हालांकि कई संडे ऐसे ही गुजरते गए हैं जब उनकी तरफ से बड़े हमले की धमकी अमेरिका की तरफ से ईरान को मिलती रही विंग कमांडर। लेकिन अब तो 14 देशों ने गठबंधन भी बना लिया है, तो ये 14 देश गठबंधन बना करके एक साथ हमला करने के बारे में तो नहीं सोचने लगेंगे? मीनाक्षी जी, देखिए, बिल्कुल आपका इशारा, आप जिस तरफ जा रही हो सही है। पहले एक बात तो मैं कह लूं, अपनी बात का सुधार कर लूं, क्लैरिफाई कर दूं। मैंने जो बोला था ना कि अमेरिका को प्रॉब्लम हो रही है एमुनिशंस की, वो एयर डिफेंस की कमी है, बमबारी की कमी नहीं है। वहां वो 1 साल तक बमबारी कर सकता है ईरान के ऊपर में, ईरान टिक नहीं पाएगा उसके बाद। उसके पास एयर डिफेंस इंटरसेप्टर की कमी है।
ये बात मैं क्लैरिफाई करना चाहता था। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि आपने जो बिल्कुल सही कहा है, ये जो देशों का गठबंधन बनाया गया है, इसको तो जामा पहनाया गया है कि ये एक डिफेंसिव मेजर है। ये डिफेंसिव मेजर है कि पूरे उस क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में, चाहे वो रेड सी हो, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, चाहे स्वेज कनाल साइड हो, उसमें जो है समुद्री यातायात को पीसफुल तरीके से कैसे हम कोऑर्डिनेट करें आपस में सहयोग से, इसके लिए यह गठबंधन बनाया गया है। लेकिन ये इसके पीछे ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को तैयार किया है, सारे देशों को तैयार करके गठबंधन बना करके। हो सकता है ये गठबंधन ईरान के अगेंस्ट में फ्यूचर में खड़ा हो जाए, क्योंकि देखिए अभी कुवैत, अभी यूएई से बमबारी हुई है, सीक्रेट बमबारी हुई है ईरान के ऊपर में, ये खबरें आ गई। कुवैत को जिस तरह से हो रहा है, कुवैत, सऊदी अरेबिया और यूएई, ये तीन ऐसे देश हैं, ये तीन ऐसे देश हैं जो बहुत जल्दी खड़े हो सकते हैं। और अमेरिका यही चाहेगा कि मिडिल ईस्ट के देश किसी तरह से खड़े हो जाएं, तो उसको ग्राउंड अटैक करने का एक मौका मिल जाएगा, क्योंकि बिना ग्राउंड अटैक के ईरान को अमेरिका अभी निकट भविष्य में परास्त नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि आपकी इस बात से थोड़े फिरोज जी भी थोड़े सहमत नजर आ रहे हैं, काफी मुस्कुरा रहे हैं। और ये जो हमारे अमेरिका से जो संवाददाता बैठे हुए हैं पैनलिस्ट, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। हाँ। मेरी भी खबरें हैं, ईरान के लोगों से बात हो रही है, वहां पर हैंग किया जा रहा है रेगुलर, हर हफ्ते में लोगों को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। ठीक है सर, फिरोज जी से इस बात का जवाब भी ले लेते हैं। जी फिरोज जी। जी मेरा ये बोलना है कि पहले यमन के सवाल को हम लोग समझे। यमन पे सऊदी ने लगातार 2014-15 से सैंक्शन डाल के रखे हैं। वहां होडेदा पोर्ट बंद है, सना पोर्ट है, 5 लाख से ज्यादा लोग का नरसंहार सऊदी ने किया है। ये प्रिंस सलमान भी कोई कम वॉर क्रिमिनल नहीं जितना नेथन्याहू और ट्रंप वॉर क्रिमिनल्स है। पहले हम लोगों को समझ ले, यमन इसके लिए लड़ रहा है और इसी किस्म का एक अलायंस 34 देशों का सऊदी ने किया था। इस्लामिक नेटो बनाया था जिसमें अलकायदा, आईसिस को उन्होंने घुसाया था यमन के अंदर। ये यूएई और सऊदी और ये तुर्की, ये सभी ने आईसिस और अलकायदा को तो सीरिया में भी डाला था। जोलानी तो आईसिस अलकायदा का चीफ है, ट्रंप के साथ हाथ मिलाकर रहा है, इसलिए आतंकवाद का इनका जो ढकोसला है वो रोज सामने आता है। यमन की जब बात रही, जहां तक ईरान की बात है, अगर अमेरिका 1 साल बॉम्बिंग करना चाहे तो करे, ईरान ये लड़ाई 10 साल लड़ेगा। और अमेरिका की औकात नहीं लड़ने की अकेले, इसलिए वो सऊदी, कुवैत जैसे देश जो लड़ने की औकात नहीं, बार बार पाकिस्तान को लाते हैं। पाकिस्तान के साथ कुवैत ने किया है, कतर ने किया है, सऊदी ने किया है कि भाई इनको सुरक्षा दो, ये तो इनकी औकात है लड़ने की। सऊदी अपनी लड़ाई नहीं लड़ता, वो सभी देशों को भाड़े पे लाता है और बाद में लड़ाई लड़ता है। ठीक है। और अभी जो हुआ है कि ईरान की जो मिलिशियाज है वो तो कुवैत में घुस जाएगी, बहरीन में घुस जाएगी, दमाम में चली जाएगी। दमाम क्योंकि शिया इलाका है, वहां से शिया को कोई फायदा नहीं मिलता, ये पूरा का पूरी है वहां भी लेके जाते हैं। बहुत दमन है। सऊदी एक बहुत ही कंट्री है, ये आप लोग समझ लीजिए। ठीक है ना। आप ईरान की बात करते तो अब कुवैत और अब यूएई में एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करके देख लीजिए क्या होता है। अब फिलिस्तीन का लेकर सड़क पे नहीं आ सकते। हाँ। अब क्या ऑपरेशन की बात कर रहे हैं ईरान, फिर भी जैसे मैडम ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि एक वॉर का पीरियड है जिसमें मोसाद और सीआईए के एजेंट अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। उस दौरान ईरान को पूरी दुनिया जानती भी है और मानती भी है कि सऊदी अरब अगर आज 14 देशों का गठबंधन बना रहा है तो प्रदीप कपूर जी उसके पीछे कौन है? उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है, जो कल तक अब्राहम अकॉर्ड की बात कर रहा था। अब्राहम अकॉर्ड सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इस तरीके से गठबंधन बना करके किसी तरीके से मुस्लिम देशों को साथ ले आइए जो इजराइल के साथ खड़े हो जाए। प्रदीप जी अनम्यूट करिएगा प्लीज। अगर 14 मुस्लिम देश एक गठबंधन बना रहे हैं ईरान के खिलाफ, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और अगर भारत की दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर ईरान इस समय पे अपना बम बना सके फ्यूचर में, तो बम केवल इजराइल के लिए खतरा नहीं है बट बाकी पूरे रीजन के लिए भी खतरा है, इंडिया के लिए भी खतरा है। तो हमारे क्योंकि जब भी यूएन में हमने देखा है ईरान का ट्रैक रिकॉर्ड, जब भी कश्मीर पे कोई मुद्दा आता है या इंडिया का कोई मुद्दा आता है तो ईरान इंडिया के खिलाफ वोट करता है। तो इंडिया के हित में नहीं है कि ईरान के साथ हम लड़ें या हम खड़े हों। तो हमें समझ नहीं आता कि हमारे लोगों को ये थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, न्यूट्रली देखिए, पर्सपेक्टिव से देखिए। तो अगर उनके लोग खुद जो सीनियर पोजीशंस पे हैं, खुद अभी चिट्ठियां लिख रहे हैं इंटरनली कि ये जो अंदरूनी हालात हैं वहां पर अब बहुत नाजुक हो रहे हैं
और ये जो डेली एग्जीक्यूशन कर रहे हैं आप पब्लिक में, हाँ। उससे बहुत ज्यादा एंटीपैथी पैदा हो रही है, नफरत पैदा हो रही है। तो इसके बारे में भी आप सोचिए। तो जो सारा वहां पर इकोनॉमिक कंडीशन है, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों को जीना वहां पर मुश्किल होते जा रहा है। तो ठीक है, उनमें है ताकत, उनमें है शक्ति, उनमें है हार्डशिप की कैपेसिटी टॉलरेट करने की, बट वो एक दिन आके टूट सकती है। तो मेरे ख्याल से सर इसके साथ साथ अमेरिका और इसराइल का यही सर ऐसे तो अमेरिका को बल मिल जाएगा ना कि वो किसी भी देश को घुटनों पर ला सकता है, उस देश को खत्म करके। और कर्नल हिमांशी, फिर ऐसे तो हर देश के साथ वो इसी तरीके से युद्ध में उतरा रहेगा कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो घुटने टेक देगा, उस पर हमारा सर्वस्व अधिकार हो जाएगा। मीनाक्षी, अमेरिका हैज दिस हैबिट ऑफ डूइंग दिस टू डिफरेंट कंट्रीज। देखिए, अगर आप किसी भी देश को ले लीजिए, जहां पर अमेरिका गया है, उसने कोशिश की है कि वहां पर वो जाकर, चाहे हम देखिए वियतनाम ले लें, हम अफगानिस्तान ले लें, हम सीरिया ले लें, कोई भी कंट्री जहां पे वो गया है, उसने इस तरह का हमेशा से कुछ ना कुछ अराजकता फैलाई है। इराक खत्म हो गया कि उसके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये ईरान की कुव्वत है कि वो इस समय तक अपनी रीढ़ पे खड़ा हुआ है, क्योंकि उसने पिछले 40-45 साल से सिर्फ यही देखा था कि अमेरिका की प्लेबुक क्या है। और इसलिए इतने लंबे समय के जो जिस युद्ध को कहा गया था कि 3 दिन में खत्म हो जाएगा, जब मैं फर्स्ट डे 28 फरवरी को डिबेट पे बैठी थी, मेरा तब भी वही स्टैंड था। देखिए, एज अ विश्लेषक मेरा निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। ना मैं अमेरिका के पक्ष में बोल सकती हूँ, ना मैं ईरान के पक्ष में बोल सकती हूँ। सो द थिंग इज कि हमको ये बताइए कि अमेरिका का साथ देकर भी हमको क्या मिला? टैरिफ तो हम पे ही लगे ना 50%। और उसके बावजूद भी जिस तरह की अमेरिका की नीतियां रही हैं, तो हमें नहीं लगता कि हमारे किसी भी हक में है। और ये जो पूरा जो प्रोपेगेंडा है या पूरा जो वॉर है, इसमें अगर मेन कोई 3 कंट्रीज है जिसके अगेंस्ट अमेरिका लड़ रहा है, वो है ईरान, चाइना, भारत, और चौथी कंट्री है इसमें रशिया। लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे ऊपर अमेरिका का कोई भी फेवर नहीं है। अमेरिका को हम बहुत सारे ऐसे ब्रेन्स देते हैं जिसकी वजह से अमेरिका चल पाता है। और जहां तक ईरान की बात है, देखिए, ईरान की ये कुव्वत है कि वो उसने जो जिस तरह से 70 देशों के डिप्लोमैट्स पहुंचे थे खामेनेई साहब के जो नमाज़े जनाजा थी उसको पढ़ने के लिए, तो ये दिखाता है कि डिप्लोमेटिकली वो बहुत स्ट्रांग है। यस, आई अग्री कि इंटरनल क्राइसिस उसमें है, और क्यों नहीं होगा। इतने साल से 8,000 से ज्यादा जिस कंट्री पे सैंक्शंस लगे हों, तो ये मजाक की बात नहीं है। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो कंट्री बहुत आगे है। उसकी मजलिस में पीएचडी लोग बैठते हैं। हमारी मजलिस में कितने पीएचडी लोग हैं? हम अपने आप से ये सवाल करें, अंदर झांकें। सो द थिंग इज कि जो वॉर की सिचुएशन है, उसमें जो सबसे बुरी बात है वो ये है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही अड़े हुए हैं। लेकिन दोनों ही अड़े हुए हैं, इसीलिए इसका कोई रास्ता भी नहीं निकल पा रहा है। मैं जानती हूँ आप लोग रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं बहुत माफी चाहूंगी, वक्त इतने की इजाजत देता है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।